मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें कौन से रहस्य छिपे हुए होते हैं इसके बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। और इसके लिए मैंने चयन किया है प्री 2025 में पूछे गए एक प्रश्न का, जो सेट बी का 12वां प्रश्न है। अगर आपको स्मरण हो तो पिछले सप्ताह इसी दिन मैंने इस पर बात करनी शुरू की थी, 12वें प्रश्न पर। और उस दिन मैंने इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जिनमें 3 तरह के कथन होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। और खासकर मेरा उद्देश्य यह था कि आप इस स्ट्रक्चर को एक बार समझ लीजिए तो आप जो इससे भयभीत रहते हैं, आपका वो भय हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि उसे एक बार फिर से देखें, समझें, तो वह यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज मैं अब प्रश्नों में जो रहस्य छिपे होते हैं, या यूं कह लीजिए कि उसी प्रश्न में जो उत्तर छिपा रहता है, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। देखिए, एक तथ्य तो आपको अपने दिमाग में रचा बसा लेना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन केवल पढ़ने पढ़ने और पढ़ने का एग्जामिनेशन है, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि आप सही नहीं समझ रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन डेली 12-12 घंटे 5 साल तक पढ़ाई करने का एग्जामिनेशन है, तो मुझे लगता है कि शायद अभी भी आप इसे ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। और यदि आप ऐसा समझते हैं कि रट्टा मार लेने से, जो भी सिलेबस में है सब कुछ रट कर घोट कर अपने अंदर उतार लेने से एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि अभी भी आप ठीक से नहीं समझ रहे हैं। आपको इसके चरित्र को समझना होगा, एग्जामिनेशन के चरित्र को समझना होगा, यूपीएससी के चरित्र को समझना होगा, और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके भी चरित्र को समझना होगा। और जिस दिन आप इसे समझ लेंगे, यह एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इतना आसान हो जाएगा कि बिना पढ़े बात बनेगी, नॉट एट ऑल। बिना पढ़े तो बात बनेगी नहीं, लेकिन केवल पढ़ने से भी बात नहीं बनेगी। इन दोनों की जुगलबंदी बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक उपयोगी सूचना, हमारा फुल ऑनलाइन कोर्स है जिससे ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर हम प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराते हैं। इसके सभी 1000 घंटे के लेक्चर्स वेल एडिटेड और एनिमेटेड हैं। इसके जो 90% लेक्चर हैं मैंने तैयार किए हैं, और मैं स्पेशली बताना चाहूँगा कि हमने इसमें पढ़ाया नहीं है बल्कि समझाया है। आपको इसकी पूरी जानकारी हमारे मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करने जा रहा हूं इसमें छिपे हुए रहस्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 और पेपर का जो सेट है वो है बी। 3 कथन वाला ये प्रश्न है। कथन 1, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 में भारत ने जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मई 2025 लास्ट में, लगभग लास्ट वीक में एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पूछा गया है। और ये जो सम्मेलन हुआ था, ये दिसंबर 2023 में हुआ था। 2023 में, यानी कि 2023 दिसंबर, या कह लीजिए कि 2024 के बिगिनिंग मान लीजिए, में यह सम्मेलन हुआ। और 2025 के मई में यह प्रश्न पूछा गया, यानी कि लगभग 1 साल 5 महीने बाद ये करंट अफेयर्स का है। इसका स्पेन देखिए। लेकिन इससे भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, COP28 तो दिसंबर 23 में हो गया, लेकिन इसके बाद एक और COP हो गया, COP29, जो अजरबैजान के बाकू में हुआ था। तो अगर आप ये अनुमान लगाते हैं कि इस साल अगर COP पर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो COP29 से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो लेटेस्ट है। लेकिन देखिए, यहां पूछा गया है COP28 के बारे में, यानी कि दिसंबर 2023 पर प्रश्न पूछा गया है, और इसी टॉपिक का जो नवंबर 2024 है उस पर प्रश्न नहीं पूछा गया।
इसका मतलब यह हुआ कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं, और याद रखिए कि जो सीओपी है ये बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, सभी सम्मेलनों के साथ ऐसा नहीं होगा। इससे आप ये निष्कर्ष मत निकाल लीजिएगा कि ये तो सभी के साथ आपको करना है, नॉट एट ऑल। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण सम्मेलन होते हैं, पहली बात तो वो, और दूसरा ये कि उस सम्मेलन में अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण बात होती है तो आपको एक दो सम्मेलन पीछे तक चले जाना चाहिए। और भारत चूंकि जलवायु परिवर्तन को रोकने का इतना बड़ा हिमायती है, एक तरह से आप कह लीजिए कि ग्लोबल लीडर की तरह है, उसने चूंकि 28वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उसके किस घोषणा पत्र पर? जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं किए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हमारे लिए सम्मेलन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे आप इस तरह से समझिए, अभी एसओसी शंघाई सहयोग संगठन का एक सम्मेलन हुआ, आपको ध्यान होगा, रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था वो। ठीक है, रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, शिखर सम्मेलन हो तो महत्वपूर्ण है। वहां हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे, राजनाथ सिंह जी, उन्होंने उसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए, उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी उसकी चर्चा ही नहीं की गई, तो भारत ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इसके कारण वो घोषणा पत्र घोषित नहीं हो सका, क्योंकि उसमें सभी की सहमति जरूरी है। तो अब देखिए कि सम्मेलन के इतना महत्वपूर्ण नहीं होते हुए भी यह आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह इसका एक चरित्र है। ठीक है, यह था कथन 1। अब हम इसके दूसरे कथन को देखते हैं। कथन 2, COP28 जलवायु और स्वास्थ्य विषयक घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है, कंपलसरी, और इस पर हस्ताक्षर कर देने पर स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बनन करना अधिदेशात्मक हो जाता है। तो भारत ने क्यों हस्ताक्षर नहीं किए, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। अभी देखिए, यहां यह कहा जा रहा है कि यदि भारत इस घोषणा पर हस्ताक्षर कर देता, सामान्य तौर पर, यह यहां कहा नहीं गया है, बाद में कहा गया है, तो ये जो घोषणा है ये बाध्यकारी है, यानी कि आपने चूंकि इस पर साइन कर दिया है तो अब आपको अपने स्वास्थ्य सेक्टर को डिकार्बनाइज्ड करना होगा, विकार्बन करना होगा। यानी कि स्वास्थ्य सेक्टर जिस तरीके से कार्बन का उत्सर्जन करता है, आप देखिए कि कैसे आप धीरे धीरे कम करते करते उसे शून्य तक ले जा सकते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि घोषणा एक बाध्यकर घोषणा है। क्या सच में यह एक बाध्यकारी घोषणा है? यदि आप इस पर साइन कर देते हैं तो इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बनाइज्ड हेल्थ सेक्टर। मैंडेटरी शब्द है, अगर आप इस मैंडेटरी शब्द को नहीं पकड़ेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। सामान्य सी बात है, यहां एक बेसिक नॉलेज है, और बेसिक नॉलेज ये है कि COP में जो भी बातें कही जाती हैं सामान्यतः ज़्यादातर उनमें बाध्यकारी नहीं होती। हाँ, आप उनके प्रति एक प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं कि ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं, हम इससे सहमत हैं, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, और हम कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचें। और फिर जब चूंकि आप प्रतिबद्धता व्यक्त कर देते हैं तो आप अपनी रिपोर्ट भी देते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर साइन कर दी है तो बाध्यकारी है, अब आपको करना ही पड़ेगा, नॉट एट ऑल। और ये केवल COP28 के बारे में नहीं है, स्वास्थ्य विषयक के बारे में ही नहीं है। ये सच पूछे तो जो इस तरह की बैठकें होती हैं संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उनमें ये बात शामिल है। तो यदि आपको ये बेसिक नॉलेज है तो आप कथन 2 को रिजेक्ट कर देंगे। कथन 1 अखबार अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे सही कराएंगे। और जो कथन 3 है, अब आप देखिए कथन 3 क्या है। यदि भारत के स्वास्थ्य सेक्टर का विकार्बन किया जाए तो इसकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के लचीलेपन पर संकट आ सकता है। संकट तो आ जाएगा। और सीधी सी बात है, अब आप देखिए कथन 1 और कथन 3 कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर आपको मालूम है कि हाँ, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो सीधी सी बात है कि उसका कोई ना कोई रीज़न तो होगा ही। तो कथन 3 है, उसके बारे में आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। हाँ भाई, इसलिए साइन नहीं किया होगा कि हमारा जो स्वास्थ्य सेक्टर है,
हमारी जो देखभाल की प्रणाली है उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर संकट आ सकता है, इसीलिए हमने हस्ताक्षर नहीं किए होंगे। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इस चर्चा के बाद शायद आपको यह प्रश्न जो इतना कठिन लग रहा होगा, मुझे नहीं मालूम कि आपको कैसा लग रहा था, अपनी तरफ से मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कठिन लग रहा होगा तो शायद अब थोड़ा सा वो मुलायम लगने लगा होगा कि नहीं, सच में यदि मेरे सोचने की प्रणाली कुछ इस तरीके की रही होती तो शायद मैं इस प्रश्न को बिल्कुल सही करके आ जाता। आप लोगों में से बहुत ने सही किया भी होगा, बहुत लोग गलत करके आ गए होंगे, बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा। तो आप अपने अपने स्तर पर अपने अपने अनुभवों का परीक्षण मेरे इस लेक्चर के आधार पर यदि चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।